हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 10th केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम चैप्टर 1, जिसमें कि हम दो रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम दो रिएक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी तीन टाइप का होता है, जिसमें पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है और तीसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्प सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ देना ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसमें कि पहला थर्मल है, जिसमें कि हम हीट प्रोवाइड करते हैं और किसी सब्सटेंस को और वो टूट जाता है। नंबर 2 है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ महज हीट कर देने से ही नहीं टूटते हैं। उनको तोड़ने के लिए, यानी उनको दो या दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद वो ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तब उनको कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो चुका है। इस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये सेटअप समझना होगा। देखिए, इस सेटअप में क्या क्या है। इस सेटअप में आपको एक प्लास्टिक का मग ले लेना है, ठीक है, और उसका जो बेस है उसमें ड्रिलर का यूज करके दो होल करना है। दो होल करने के बाद उसमें रबर का कॉर्क फिट करना है और रबर का कॉर्क फिट करने के बाद इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर एक कैथोड की रॉड और एक कैथोड और एनोड की रॉड इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, लगभग 70% हिस्सा, 70 to 80% हिस्सा उस रॉड का मग के अंदर होना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसका ज़्यादातर हिस्सा मग के अंदर है। ठीक है, उसके थोड़े से हिस्से को आप बाहर रखेंगे, जिसको कि आप बैटरी के टर्मिनल से अटैच करेंगे। ठीक है, ये जो कैथोड और एनोड का रॉड होता है, इसको ध्यान से देखिए। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है। ये जिंक का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। ठीक है, अब इसको कैथोड और एनोड क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सेकंड वाला, ये देखिए, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, ये सेकंड वाला। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड वन इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसको हम बोलते हैं कैथोड, यानी कि जो रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसको कैथोड कहा जाता है। ठीक है, तो होता यह है कि यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के, यानी नेगेटिव चार्ज निकल के इस पूरे रॉड के इर्द गिर्द एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या समझ में, क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो रॉड आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ थोड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, ये जो आपको रॉड दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है ना, पूरे रॉड पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के आते हैं। समझ गए आप। और आपको ये जो बगल वाला रॉड दिख रहा है, ये वाला, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए इसको एनोड कहते हैं। तो अब से आप याद रखेंगे कि जिस रॉड को एनोड कहते हैं, वो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है और उस रॉड के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसे एनोड कहते हैं। तो हमने ये पूरा सेटअप कर लिया है। ठीक है, हमने दोनों रॉड को बैटरी के दोनों टर्मिनल से अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब आधे से ज़्यादा इस मग को पानी से भर देंगे। आधे से ज़्यादा, लगभग 75% इस मग को पानी से भर देंगे। और फिर इसमें, इस पानी में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाटर से भरा हुआ है, और इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल देंगे। मतलब इसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को इसलिए डालेंगे
क्योंकि हमको पानी को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पर डाल देंगे H2SO4। ये आपका सेटअप तैयार हो चुका है। ये जो सेटअप आपका तैयार हुआ, इसका नाम होता है वोल्टामीटर। आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या होता है? वोल्टामीटर। अब देखिए होता क्या है, इतना कुछ जब अब आप क्या करेंगे, आप स्विच ऑन कर देंगे, यहाँ पे कहीं स्विच लगा देंगे और स्विच को खोल देंगे। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा तो क्या होता है, चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये देखा गया है कि इन द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द कैथोड। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, मैं फिर से बता दूं। इस सेटअप में ये जो आप कैथोड और एनोड देख रहे हैं ना, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब से कवर किया हुआ है। देखिए ऊपर टेस्ट ट्यूब से, दोनों को टेस्ट ट्यूब से आपको कवर कर देना है, तब ये सेटअप कंप्लीट होगा, ठीक है। और तब इसका नाम हम वोल्टामीटर बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या ऑब्जर्वेशन हुआ आगे। पहला ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि वो टेस्ट ट्यूब जिसने कैथोड को कवर किया है, वो टेस्ट ट्यूब जिसने किसको कवर किया है? कैथोड को। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टेस्ट ट्यूब नंबर 2, दिस वन। और ये है टेस्ट ट्यूब नंबर 1 जिसमें एनोड कवर्ड है, ठीक है। तो वो टेस्ट ट्यूब जिसने किसको कवर किया है? कैथोड को, ठीक है। कैथोड को कवर किया है, उसमें द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इज डबल देन द गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द एनोड। इसका मतलब समझते हैं, आप देखिएगा। मतलब ये है कि जरा देखिए, हमने उल्टा करके इस टेस्ट ट्यूब को डाल दिया है अंदर पानी में। अब आप देख सकते हैं पहले हमने क्या किया था, जब हमने पहले ये सेटअप तैयार किया था, जब टेस्ट ट्यूब को डाला था तो पानी का लेवल दोनों में एक जैसा था, एक जैसा, बिल्कुल जैसे इसका है उतना ही लेवल इसका है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ग्रेजुअली कि जो कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें जो वाटर का लेवल वो देखिए डिक्रीज हो गया है, नीचे चला गया। आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए नीचे चला गया, इतना डाउन हो गया। पहले दोनों का लेवल एक था, कब? जब हमने इसको सर्किट को बैटरी से अटैच नहीं किया था। जैसे हमने बैटरी से अटैच किया और सर्किट कंप्लीट हुआ, इसमें पानी का लेवल नीचे चला गया। क्यों नीचे चला गया? नीचे इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कहता है कि इसमें जो भी गैस प्रोड्यूस हो रहा है, उस गैस की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो इसमें प्रोड्यूस होने वाले गैस का डबल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हमने बैटरी से अटैच किया, गैस प्रोड्यूस हुआ दोनों टेस्ट ट्यूब में, दोनों में गैस प्रोड्यूस होंगे। अभी हम देखेंगे कौन कौन से गैस प्रोड्यूस होंगे। और ये जो गैस है, ये जो कैथोड देख रहे हैं आप, इसमें जो गैस की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे पानी का लेवल कहाँ चला गया? डाउन, ठीक है। समझ गया? अब आइए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर का ऑब्जर्वेशन देखिए। ऑन टेस्टिंग द गैसेस, जब गैस को टेस्ट किया गया, द गैस इन द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द कैथोड इज फाउंड टू बी हाइड्रोजन। वो गैस जो कैथोड में बना, यानी कि ये सेकंड वाले में जो बना, वो कौन सा गैस था? हाइड्रोजन। टेस्टिंग से पता चला। कैसे टेस्ट किया होगा? हो सकता है यहाँ पे इसको थोड़ा सा होल किया होगा और गैस को बाहर निकाल के मैस्टिक जला के देखा होगा। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस आवाज करता है पॉप साउंड के साथ। जब आप हाइड्रोजन गैस के सामने मैस्टिक लाएंगे ना तो पॉप साउंड की आवाज आती है, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट किया होगा और दूसरे वाले टेस्ट में पता चला कि इसमें कौन सा गैस भरा है? ऑक्सीजन गैस। तो टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि कैथोड पे हाइड्रोजन है और एनोड पे कौन सा गैस पाया गया है? ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये पूरा सेटअप आप समझ गए। अब क्या हुआ अंदर, आप देखिए अंदर क्या हुआ है कि जैसे ही हमने हाई वोल्टेज बैटरी सप्लाई की, जैसे हमने हाई वोल्टेज बैटरी से इसको जोड़ा और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट में टूट गया। क्या हो गया? दो पार्ट में टूट गया। किस किस पार्ट में? एक तो H2 में, पहले हमने लिक्विड फॉर्म में इसको लिया था, इसके अंदर डाला था स्मग के अंदर, ये डिकम्पोज हो गया। कैसे डिकम्पोज हुआ? H2 में और O2 में। समझ गए? इसका बैलेंस कर लीजिए। आप अगर पानी को पतीले में चढ़ा करके कितना भी हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लेते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर पाते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आपको सेपरेट करना है वाटर से, अलग अलग करना है, आपको इंडिविजुअली दोनों अलग अलग चाहिए, तो आपको ये वाला प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ये वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसको कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं।
यहाँ पर आपको ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखनी पड़ेगी, जैसा कि वहाँ पर हम थर्मल डिकम्पोजिशन में यहाँ पे हीट का साइन लगाते थे, आपको याद है? वो नहीं, यहाँ पर आपको हीट का साइन नहीं यूज़ करना है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखनी पड़ेगी। समझ गया? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वाटर टूट जाता है। देखिए इसके अंदर का पूरा एक मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ है वो कैथोड में, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, इसमें कलेक्ट हुआ है। ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि हाइड्रोजन इसमें इसके अंदर जाके कलेक्ट हुआ होगा? बताइए क्या रीज़न रहा होगा? और ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर कलेक्ट हुआ होगा? क्यों हाइड्रोजन इसके अंदर ही गया? इसका मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से टूट जाते हैं पानी के अंदर कि पहले इनका आयन बनता है। जैसे H2O को अगर आप तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का आयन बनता है H+, और दो आयन बनता है इसका 2H+, और ऑक्सीजन का एक आयन बनता है जिसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। तो जैसे ही आप इसमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये पहले केटायन और एनायन के रूप में वाटर ब्रेक हो जाते हैं, और इसके अंदर जो H+ ब्रेक होता है वो अप्रोच करता है कैथोड की तरफ, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड के प्लेट की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैथोड का प्लेट निगेटिव चार्ज से भरा हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और यहाँ से एक निगेटिव चार्ज ले करके खुद को न्यूट्रल कर लेता है। खुद को न्यूट्रल कर लेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन जाएगा वो भी खुद को न्यूट्रल कर लेगा, और फिर दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके H2 बना लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो आपने मग में पानी भरा है, ये पानी, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। किसमें ब्रेक हो जाते हैं? आयंस में। तो हाइड्रोजन H+ और ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, 2H+ और O 2 माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन के ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए H2O जब टूटता है तो ऐसे ही केटायन और एनायन में टूट जाता है। इसके अंदर फिर क्या हुआ? जो केटायन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हाइड्रोजन वाला, ये अट्रैक्ट होकर कहाँ जाता है? कैथोड पे। ठीक है, और जैसे ये कैथोड के पास जाता है, कैथोड का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, और इसके ऊपर जो डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, यानी इसके ऊपर देखो ना पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है इलेक्ट्रॉन के आने से, और ये हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाता है। इस तरह से दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और दोनों हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाते हैं, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके H2 गैस बना लेते हैं, और ये H2 गैस इसमें चला जाता है, इस सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, समझ गए? सेम यही वाला काम जो है ये दूसरे वाले में होता है। ये जो ऑक्सीजन का 2 माइनस, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज दिए हुए हैं, एनायन है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ अप्रोच करता है? इसको अप्रोच करता है एनोड वाले प्लेट की तरफ। एनोड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होता है, आपको पता है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और यहाँ से ये अपना नेगेटिव चार्ज यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है और खुद को न्यूट्रल कर लेता है। खुद को न्यूट्रल करके यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बन जाता है और एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप? ये प्रोसेस आप बाद में अच्छे से समझेंगे। प्लस क्लास 10th में सिर्फ आपको इतना ही समझना है, क्लास 10th में आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि वाटर जैसे मॉलिक्यूल या सोडियम क्लोराइड जैसे मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको आप गर्म करके तोड़ नहीं सकते, इसलिए इनको तोड़ने की एक विधि है, एक प्रोसेस है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और ये पूरा सेटअप जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ यही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना है आप पूरा देख लीजिए। रिएक्शन मैं आपको लिखवा चुका हूँ, और भी रिएक्शन आप लिख लीजिए। और सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं, इस कंपाउंड का भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है। सेम काम आपको कराना होगा, जैसे यहाँ पे आपने पानी लिया, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड आप डाल दीजिए, या फिर सोडियम क्लोराइड को पिघला दीजिए, मोल्टेन स्टेट में ले आइए, और फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका भी रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे
यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एरो के ऊपर, ठीक है, इस एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे और फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 Na का एटम और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको बैलेंस कर दीजिए 2Na। समझ गया? ये ऐसा रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो सोडियम आपको अलग मिल जाएगा, क्लोरीन गैस आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको आप ऐसे अलग नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं करा सकते, तो इस प्रोसेस का आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। इतना ही था इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, अगर हम चाहें तो एक और रिएक्शन लिख सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करा के इनको अलग अलग कराया जाता है, एल्युमिनियम को अलग और ऑक्सीजन को अलग, जिसमें कि आप यहाँ पे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन इसको बैलेंस कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4, ठीक है, ये बैलेंस होगा, यहाँ पे 3। तो अगर आपको यहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है, इनको बिल्कुल प्योर स्टेट में लाना है, प्योर एल्युमिनियम चाहिए आपको और प्योर ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराना होगा और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। समझ गया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है? लाइट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सिर्फ सनलाइट में जो हीट एनर्जी होती है उससे हो जाता है, अगर ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका एक बहुत पॉपुलर है। आप एक बर्तन में, ठीक है, चाइना डिश में आप सिल्वर क्लोराइड नाम का कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है, और आप इसको धूप में रख दीजिए। जब आप इसको चाइना डिश में रख रहे होते हैं, धूप में रखने से पहले की बात कर रहा हूं, तब इसका कलर व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट, सिल्वर क्लोराइड का। लेकिन जब आप इसको घंटे भर के लिए या 2 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद सनलाइट की वजह से इसका कलर ग्रे कलर का हो जाता है या सिल्वर कलर का हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। इसमें हम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं AgCl और ये सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे ऊपर एरो के ऊपर आप क्या लिखेंगे? सनलाइट। ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए तो इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं या फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं, सिंपल फोटो डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरीन है ये गैस बन के ऊपर हवा में उड़ जाता है और सिल्वर बच जाता है। तो यहाँ पे 2 सिल्वर के एटम बच जाएंगे और क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन। नाउ ऐसा ही एक रिएक्शन और है सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका सिल्वर ब्रोमाइड का जब आप इसको लेंगे चाइना डिश में तो आप देखेंगे इसका कलर येलो होता है। कैसा होता है? येलो। जब आप इसको धूप में रखेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसका कलर फिर से ग्रे हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन की वजह से ही यहाँ पर ये कलर इसका येलो था। ये ब्रोमीन गैस उड़ जाता है हवा में Br2 बन के और फिर से ये जो सिल्वर हमको ऑब्टेन होता है इसका कलर ग्रे सिल्वर कलर हो जाता है। आप एक बात जरूर याद रखेंगे, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप देख रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। आप फिर से मैं बताता हूँ आपको, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना वो इसी से कोटेड होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उसका यूज किया जाता है। तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड बताना है वहां पर। सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन दिस रिएक्शन, ठीक है। द फोटोग्राफिक फिल्म इज कोटेड विद दिस सॉल्ट्स, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इतना ही है, ठीक है। एक आध और रिएक्शंस हैं जिनको हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। आप जानते हैं कि सन रेज जो होती हैं उसमें यूवी रेज होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, हाइड्रोजन आयोडाइड नाम का एक कंपाउंड है। अगर आप उसको यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं, इसमें
यूवी लाइट में, तो ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जो यूवी लाइट में होता है। इसलिए चूंकि यूवी लाइट में होता है इसलिए इसको भी हम फोटो डिकम्पोजिशन ही बोलेंगे, क्योंकि सनलाइट के अंदर यूवी रेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और है H2O2, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो मैंने लिखा है H2O2, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब आप इसको सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट में, धूप में, तो ये H2O यानी वाटर और ऑक्सीजन दो पार्ट में ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि ये रिएक्टेंट दो पार्ट में टूट जाता है। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, H2O और ऑक्सीजन। तो देखिए, आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोगों के पास जब मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो घाव साफ करने वाली एक लिक्विड होती है, तो ये यही होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, और आपको पता है आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप ये बताइए कि ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसको कलर्ड बोतल में क्यों रखा जाता है, ट्रांसपेरेंट बोतल में क्यों नहीं रखते। ठीक है, जब आप इसको मेडिकल स्टोर पे खरीदने जाएंगे तो आपको कलर्ड बोतल में मिलेगा। तो सिंपल से इसका आंसर यही होगा कि कलर्ड बॉटल में इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख देंगे तो इससे लाइट पास हो जाएगा, और लाइट के कांटेक्ट में आते से ही इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पे ये डिकम्पोज हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन में। तो इसका डिकम्पोजिशन ना हो और इसकी प्रॉपर्टी बनी रहे, इसके लिए हम इसको कलर्ड बॉटल में रखते हैं। समझ में आया? तो आपको याद रखना है ये चीज, बार बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्यों H2O2 को कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखने के बजाय। ठीक है, तो आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो यही खत्म होता है। 3 तरह के डिकम्पोजिशन हमने डिस्कस किए, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और ये कौन सा था लास्ट वाला, फोटो डिकम्पोजिशन। तो ये 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले लेक्चर्स में जो आगे वीडियोस होंगे उसमें हम बाकी के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ये 3 टाइप, और प्रेसिपिटेशन। तो ये 4 टाइप्स बचे हुए हैं जिनको कि मैं आगे आने वाले वीडियो में अगले पार्ट में पूरा कवर कर दूंगा। उसमें जो रिडॉक्स होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हमें समझना है। इंपॉर्टेंट तो सारा है लेकिन समझना सबको है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर मैंने कुछ अनाप शनाप बोल दिया हो तो भैया माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।